तो मेरे कहने का मतलब यह है कि भारत के इतिहास में अगर आप इसको ध्यान देंगे तो किसी एक व्यक्ति ने विचार दिया है, संगठन खड़ा किया है, लाखों करोड़ों लोग फिर उसके साथ जुड़े हैं और परिवर्तन हुआ है। तो स्वामी जी जो आज ये कह रहे हैं ना, उनको दिखता है, हम लोगों को तो कम दिखता है, लेकिन स्वामी जी को ज्यादा दिखता है। अगले 20 साल का उनको दिख रहा है, 25 साल का दिख रहा है, 50 साल का दिख रहा है। स्वामी जी अक्सर मुझे ये कहते हैं जब मैं उनके साथ अकेले में होता हूं कि कुछ बड़ा तो होने वाला है और कोई जलजला तो आने वाला है। ये आज आपको नहीं दिखता, मुझे नहीं दिखता, हमको नहीं दिखता, क्योंकि हमारी दृष्टि छोटी है, हम उतना दूर तक नहीं देख पाते हैं। जो विजनरी होता है ना, दृष्टिकर्ता जिसको कहते हैं, वो दूर की देखता है। हम तो सैनिक हैं, सेनापति है, वो दूर की देखता है। तो स्वामी जी को दिख रहा है कि कोई बड़ा जलजला तो आने ही वाला है, और ज्यादा दिन नहीं, 2-4 साल में ही आने वाला है। जैसे कभी नाना साहब पेशवा को दिखा कि आजादी तो आने ही वाली है, अंग्रेज तो जाने ही वाले हैं। जैसे कभी आजादी के बाद जयप्रकाश नारायण को दिखा कि सत्ता तो जाने ही वाली है, भ्रष्टाचार तो हटने ही वाला है। जैसा कभी महात्मा गांधी को 42 में दिखा कि अंग्रेज तो जाने ही वाले हैं, आजादी तो आने ही वाली है, वैसे ही आज परम पूजनीय स्वामी जी को दिख रहा है कि ये व्यवस्था तो बदलने वाली ही है, नई आजादी तो आने वाली ही है, नई व्यवस्था तो आने वाली ही है। मैं भारत के बाहर की 1-2 कहानियां और सुना के मेरा व्याख्यान खत्म करूंगा। ये तो भारत की बात हुई, भारत के बाहर की एक कहानी सुनाता हूं अमेरिका की। आपको मालूम है ये अमेरिका कैसे बना है? ये अमेरिका बना, आपने इतिहास में एक नाम सुना होगा, कोलंबस, सुना है? बस वही खतरनाक नाम है जिसने इस अमेरिका को बसा दिया। भारत वाली क्रांति के बारे में एक बात और बता देता हूं, लेकिन जो भूल मेरठ ने की वो तुमको नहीं करनी है। उतावला नहीं होना है, उतावला नहीं होना है, जल्दबाजी नहीं करनी है, पागलपन नहीं को दिखाना है। और आजादी आने के बाद भी ऐसे लोगों को अपने भीतर शामिल नहीं करना है जो जयप्रकाश जी के यहां शामिल हो गए थे। व्यवस्था परिवर्तन कर भी दिया, आजादी के बाद की घटना है। तो ये एक अभियान है, पूरी पवित्रता के साथ इसको चलाना। इतिहास इसलिए दोहराया जाता है, इसलिए सुनाया जाता है, इसलिए बताया जाता है कि उसमें जो गर्व करने वाली बातें हैं उससे अपना स्वाभिमान जगा सकें, और जो सावधानी वाली बातें हैं उनसे सीख भी ले सकें। तो 1857 की क्रांति हमारा स्वाभिमान जगाती है, जयप्रकाश नारायण की क्रांति हमें एक हौसला देती है, लेकिन इसके साथ एक पाठ भी पढ़ाती है। इसलिए इस बार जो क्रांति आए, इस बार जो यहां आंदोलन आगे बढ़ रहा है, इस बार जो यह परिवर्तन होगा वो इतनी सावधानी से होगा कि हम अपनी अतीत की भूलों को उसमें दोहराने नहीं देंगे। माने हमारा जो मकसद है कि हम चाहे वो भ्रष्टाचार को मिटाने की बात हो, चाहे वो शिक्षा में सुधार की बात हो, चाहे वो पूरे देश की कानून व्यवस्था, शासन व्यवस्था, पूरे देश की असमानता, बेबसी, लाचारी, गुलामी को मिटाने की बात हो, इसमें हमें उतावलापन नहीं करना है। इसलिए हमारे कुछ लोग जो है ना एकदम से करते, बाबा जी कब हो जाएगा परिवर्तन? अरे थोड़ा धैर्य तो रख ले, थोड़ा धैर्य रखो, स्वयं से शुरू करो यात्रा को, अंतःकरण शुद्ध करो अपना। बिना अंतःकरण शुद्ध किए यदि सत्ता भी मिल गई तो हम भी बेईमान हो जाएंगे। साम्राज्य मिल गए, परिवर्तन हो गया, सब कुछ हो गया, लेकिन आदमी का ईमान जब तक नहीं बदलेगा, उसका मन बदलत नहीं, चेतना चित्त जब तक नहीं बदलेगा। इसलिए हमारी परिवर्तन की पाठशालाएं वो योग की भूमि पर शुरू होंगी, और योग की भूमि पर खड़ा हुआ परिवर्तन कभी प्रलोभनों में झुक नहीं सकता। वो देश के साथ और अपने साथ धोखा नहीं कर सकता, वो बेईमान नहीं हो सकता। तो यह एक बहुत बड़ी सावधानी है इसमें। इसलिए परिवर्तन होगा। 1857 की क्रांति में 7 वर्ष लगे थे, जेपी की क्रांति में 2.5 वर्ष लगे थे। इस क्रांति में 1 वर्ष में यह अभियान इतनी बुलंदी तक पहुंच जाएगा। कल भाई राजीव के पास में एक भाई फोन करके बोलता है, अभी तो भारत स्वाभिमान का जो ब्रांड वैल्यू है वो बहुत बड़ा हो गया है। भारत स्वाभिमान का नाम 1 वर्ष के भीतर भीतर, अभी तो
1 वर्ष 5 जनवरी को होगा। अभी भारत स्वाभिमान की स्थापना 5 जनवरी 2009 को हुई है। अभी यह पूरा अभियान आज की स्थिति में बोले तो अभी 5 महीने भी पूरे नहीं हुए हैं। 5 महीने में इस भारत स्वाभिमान के अभियान को देश के करीब करीब 50 करोड़ लोग ये जानने लगे हैं कि कोई अभियान शुरू हो गया है देश के अंदर। भारत स्वाभिमान का नाम लोगों की जुबान पर आ गया, उसकी पूरी फिलॉसफी उनको नहीं भी पता हो, लेकिन ये जरूर पता है वो बाबा रामदेव ने योग कराने के साथ साथ एक कोई दूसरा काम शुरू कर दिया है। 50 करोड़ से ज्यादा लोगों तक 5 महीने में कोई बात पहुंच जाए, हम आने वाले 1 वर्ष के भीतर यह आवाज इस देश के 100 करोड़ लोगों के कानों तक पहुंचाएंगे। यह अभियान आगे बढ़ेगा, लेकिन इसमें सावधानी रखनी है। 1 वर्ष में अभियान खड़ा होगा और उसके बाद में आंदोलन की दिशाएं तय होंगी। किस तरह से हमें परिवर्तन को बड़े रूप में शुरू करना है। इसलिए जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए, धीरज से काम। और मैंने कहा हमारे इस कार्य की पाठशाला क्या है, इसके ट्रेनिंग सेंटर कहां है, ये तैयार कहां से होगा, योग की कक्षाओं से तैयार होगा। इसलिए स्वयं योग करना है, औरों को योग कराना है, खुद को और समाज को खड़ा करना है। फिर सत्ताएं, साम्राज्य, व्यवस्थाएं, कानून सब कुछ बदलेगा, लेकिन शुरुआत हमसे खुद से होगी। और कोई जल्दबाजी नहीं, कोई प्रलोभन नहीं और कोई चाह नहीं। जिन्होंने देश को आजादी दिलाई है, जिन्होंने परिवर्तन किया है, कभी भी उन्होंने आजादी का सुख स्वयं नहीं भोगा है। तो ये स्वार्थ और लालच के विस्फोट यदि कोई संगठन में आता भी है तो टिक ना पाएगा, क्योंकि उसको कुछ मिलेगा नहीं यहां से। ये अपने सम्मान के लिए लड़ाई नहीं है, ये देश के लिए है। और अपने साम्राज्य के लिए, अपने सत्ताओं के सिंहासनों पर बैठने के लिए लड़ाई नहीं है। इसलिए हमने पहले ही दिन से घोषणा नहीं की है, यह हमारा संकल्प है। ना हमको सत्ताएं चाहिए, ना हमको साम्राज्य चाहिए, हमको देश का स्वाभिमान चाहिए और उसको किसी भी कीमत पर हम लेकर के रहेंगे। तो ये थोड़ी सी बात मैंने सावधानी की भी बीच में कही कि यह क्रांति सावधानी पूर्वक, होशियारी पूर्वक, विवेकशीलता पूर्वक चल करके हमको पानी है। तो पहली बात, अविश्वास नहीं रखना है। जब भी कोई यात्रा शुरू होती है तो बहुत छोटे से शुरू होती है। हमारे भारत स्वाभिमान की यात्रा को तो पतंजलि योग पीठ के, दिव्योग मंदिर ट्रस्ट के करीब पिछले हमें 15 से 20 वर्षों का हमें एक सामाजिक आधार मिला है। उन क्रांतियों को आधार बनाने के लिए, अपने आप को स्थापित करने के लिए भी बहुत समय लगा था। यहां तो सारा बना बनाया भवन तैयार खड़ा है, बस अब तो अभिषेक होना बाकी है। इसलिए निराशा की तो बात ही नहीं है, बस बात है तप की, संघर्ष की, सावधानी की। इसलिए इस यात्रा, ये बात इसलिए एक प्रसंग कहा गया कि परिवर्तन असंभव नहीं है। ये ऐसा नहीं कि कोई सपना या कल्पना नहीं है, यह हकीकत है। और ऐसी ही हकीकतें पूरे विश्व में, ऐसे इतिहास दोहराए गए। और उन्हीं इतिहासों में से एक बहुत बड़ा इतिहास भारत के बाद जो अमेरिका में घटा और दूसरे देशों में घटा, कुछ उन्हीं तथ्यों के ऊपर भाई राजीव जी आगे प्रकाश डाल रहे हैं। और मुझे लगता है जिस तरह से भाई राजीव जी भारत स्वाभिमान में जी रहे हैं, ऐसे ही करोड़ों लोग अब इस देश में खड़े होंगे। और यह अलख अब गांव गांव जाकर के हमें जगानी है, घर घर जाकर के हमें जगानी है। मैं सब आपके लिए एक वाक्य कहना चाहता हूं जिसको हमेशा आप अपने दिल दिमाग में रखिए। हर हकीकत पहले एक सपना होता है और हर सपना समय के बाद हकीकत में बदल जाता है। आज हम सपना देख रहे हैं भारत की नई आजादी का, नई व्यवस्था का। 4-5 साल के बाद कौन जाने ये हकीकत में बदलेगा। आज वो सपना है, कल वो हकीकत होगा। दुनिया में हर सपना संकल्प के साथ हकीकत में बदल जाता है। तो अगर हम संकल्प के साथ लगे रहे तो हमारा भी सपना आने वाले समय में हकीकत में बदल जाएगा। ये हर दुनिया के लिए वाक्य है। मैं एक अमेरिका की छोटी सी कहानी सुनाऊं तो आपको और उत्साह आएगा।
अमेरिका गुलाम हुआ अंग्रेजों का, और अंग्रेजों ने अमेरिका को कैसे गुलाम बनाया। 1492 में कोलंबस नाम का एक स्पेनिश आदमी अमेरिका पहुंचा। कोलंबस जो था वो स्पेन का माफिया था, डॉन था। जैसे वास्को डी गामा था, भारत आया 1498 में, वो पुर्तगाल का डॉन और माफिया था, वैसे कोलंबस स्पेन का डॉन और माफिया था। 14वीं शताब्दी में, 13वीं 14वीं शताब्दी में पूरे यूरोप में दो देश बहुत ताकतवर थे, एक स्पेन, दूसरा पुर्तगाल। ये जो इंग्लैंड ताकतवर बना है, ये तो भारत को लूट कर बना है। 13वीं 14वीं शताब्दी तक तो इंग्लैंड की कोई हैसियत और औकात नहीं थी। 13वीं 14वीं शताब्दी में तो इंग्लैंड इतना गरीब देश था कि 100 वर्ष में इंग्लैंड के 3.5 करोड़ लोग भूख से मर गए थे, जो उनकी जनसंख्या का आधा थे। कुल जनसंख्या थी लगभग 6.5 पौने 7 करोड़ की, उसमें 3.5 करोड़ लोग भूख से मर गए थे। लेकिन ये भी देखो कि वो इतना भूखा देश, इतना कंगालों का देश, इतना गरीबों का देश, और बाद में जाकर के वो लुटेरों का देश बन गया और उसने पूरी दुनिया पर साम्राज्य का काम किया। इसलिए वो देश वाले जो गरीबी में, भूख में, अभाव में मर रहे थे और लुटेरे बन गए थे, वो जब पूरी दुनिया पर साम्राज्य कर सकते हैं तो हमारे पास तो बहुत कुछ है करने के लिए। इसलिए दोनों चीजों को हमें देखना चाहिए कि आज हम कहते कि हम कुछ नहीं कर सकते, देश ऐसे ही चलेगा। ये आज 100 में से 99 आदमी की, जैसे भाई राजीव जी बार बार कह रहे थे कि जब 1857 की क्रांति हुई, तब जब 15 अगस्त 1947 को अंग्रेज भारत छोड़ करके गए, ये जब 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ, तब हर समय लोग एक ही बात कहते थे कि देश आजाद नहीं हो सकता। आज हमने यही अपना आज का विषय रखा है कि ये सब बातें नकारात्मक बातें हैं। और बहुत अच्छी बात कही भाई राजीव ने कि हर हकीकत एक सुहाना सपना और एक कोरी कल्पना जैसा लगता है। हर हकीकत एक सपना जैसी लगती है, लेकिन वही हकीकत जब सच हो, वही सपना जब सच होता है तब हकीकत बन जाता है। तो आपको ये विचार देने के लिए, ये भाव देने के लिए कि लोगों ने किस किस तरह से क्रांतियां की हैं, और वो क्रांति अभी जो हमारी ये क्रांति है, ये तो क्रांति उन क्रांतियों का 10वां हिस्सा होगी। हमें तो इस क्रांति के बाद में भारत को विश्व की महाशक्ति बनाना, वो हमारे लिए बड़ी चुनौती है। या अपने वाले इन पापियों को परास्त करना, यह हमारे लिए बड़ी चुनौती नहीं है। मैं अमेरिका की कहानी सुना रहा हूं। कोलंबस नाम का एक लुटेरा डॉन माफिया 1492 में अमेरिका पहुंच गया, और अमेरिका पहुंचने के बाद उसने देखा कि अमेरिकी सभ्यता के जो लोग हैं उनके पास धन दौलत बहुत है। अमेरिका की जो मूल सभ्यता है ना, उसका नाम है माया सभ्यता, माया सिविलाइजेशन। तो मूल सभ्यता उनकी, उनके पास भरपूर धन संपत्ति, सोना चांदी, हीरे जवाहरात, ऐश्वर्य ऐश्वर्य, वैभव वैभव भरपूर। कोलंबस की आंखें चमक गई, चौंधिया गई। उसको लगा कि ऐसे देश में मैं आ गया। उसने कभी सुना नहीं था अमेरिका के बारे में, और उसने अमेरिका की कल्पना भी नहीं की थी। वो तो लिखता है अपनी डायरी में कि वो गलती से भटकते हुए अमेरिका पहुंच गया, गया नहीं था अमेरिका का लक्ष्य करके, पहुंच गया, जहाज लग गया उसका अमेरिका के किनारे। वहां पहुंचने के बाद जब उसने धन दौलत देखी, वैभव ऐश्वर्य देखा, तो उसने अपने कुछ साथियों को वापस स्पेन भेजा, क्योंकि उस जमाने में टेलीफोन तो होता नहीं था, वायरलेस तो होता नहीं था। तो उसके कुछ साथियों को स्पेन भेजा और कहा कि बड़ी फौज भेजो, यहां बहुत धन है, बहुत संपत्ति है। तो उसके सहयोगी वापस स्पेन आए, फिर स्पेन से फौजें गईं और उसने लूट मार शुरू की अमेरिका में। अमेरिका में जो मूल रूप से लोग रहते थे ना, उनको दुर्भाग्य से एक गलत नाम दिया गया, रेड इंडियंस। रेड इंडियंस उनको क्यों कहते थे? उनकी त्वचा का रंग तांबे जैसा होता है, तांवा होता है ना, तांवा, हम कहते हैं ना तांवाई रंग है, कॉपर कलर है। तो अमेरिका के मूल निवासियों के शरीर की त्वचा का रंग ऐसा होता था जैसे तांवा होता है, तो उसको रेड इंडियंस कह दिया गया। इंडियंस उनको इसलिए कहा गया कि उनके नाक नक्श सब हमारे जैसे, उनका पूरे शरीर का डील डॉल भारत के जैसा। भारत की जो नाक है ना, एक विशेष किस्म की है, ऐसी नाक चीन में नहीं है। कहते ना वो वैसे भी भारत की तलाश में निकला था, हाँ। वो वहां रुक गया।